नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। वक्त हो चला है फटाफट 100 का, तो आइए देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों के आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने इलाकों में आतंकियों को घेरा। मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी को ढेर किया गया। सर्च ऑपरेशन जारी। दुनिया में कोरोना के 1,28,41,504 कुल मामले, 5,67,628 मरीजों की मौत, 47,95,747 मरीजों का इस वक्त चल रहा है इलाज। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या 33,55,646, 1,37,403 कोरोना मरीजों की मौत, 17,27,797 मरीज इस वक्त एक्टिव। ब्राजील में कोरोना के कुल 18,40,812 केस, 71,492 मरीजों की मौत, 5,55,808 केस एक्टिव। देश में कोरोना के 8,50,358 कुल केस, एक दिन में 27,754 कुल मामले आए सामने। अब तक कुल 22,687 मौत, 2,91,058 मरीजों का इस वक्त इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र में एक दिन में 8,139 नए मामले आए सामने। कुल 2,46,600 केस, 10,116 मरीजों की मौत, 99,202 केस इस वक्त एक्टिव। फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन कोरोना संक्रमित। बेटे अभिषेक बच्चन की भी रिपोर्ट आई पॉजिटिव। मुंबई के नानावती हॉस्पिटल में भर्ती। अमिताभ ने पिछले 10 दिन में संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की अपील की है। जया और ऐश्वर्या बच्चन की रिपोर्ट आई नेगेटिव। अमिताभ और अभिषेक बच्चन की स्थिति फिलहाल तबीयत स्थिर बताई जा रही है। चिंता की कोई बात नहीं है। अपने फैंस को एक ट्वीट कर अमिताभ बच्चन ने बताया कि चिंता की कोई बात नहीं। बच्चन परिवार के अन्य लोगों का भी टेस्ट कराया गया है। उन्हें पिछले 10 दिन में अपने संपर्क में आने वाले लोगों से टेस्ट कराने की बिग बी ने अपील की है। तमिलनाडु में कोरोना के एक दिन में 3,965 नए मामले आए सामने। कुल 1,34,226 केस, 1,898 कोरोना मरीजों की मौत, 46,413 केस इस वक्त एक्टिव। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के एक दिन में 1,781 नए मामले आए सामने। कुल 1,10,921 केस, 3,334 मरीजों की मौत, 19,895 मरीज इस वक्त इलाज ले रहे हैं। हरियाणा में एक दिन में 648 नए मामले आए सामने। प्रदेश में 20,582 कुल केस, 300 के करीब पहुंचा मृतकों का आंकड़ा, 4,891 केस इस वक्त एक्टिव। सोनीपत में 67 कोरोना के नए मामले आए सामने। सोनीपत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से फैला कोरोना संक्रमण। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के खतरे से प्रशासन की परेशानियां बढ़ गई हैं। सोनीपत जिले में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,067 जा पहुंचा है। अब तक 24 मरीजों की मौत। सिरसा में कोविड-19 के 5 नए मामले रिपोर्ट हुए। कालांवाली में एक पुलिसकर्मी भी कोरोना से इन्फेक्टेड। सिरसा जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 190, जिनमें से 77 मरीजों का इस वक्त इलाज चल रहा है, जबकि एक मरीज की मौत हो गई है। झज्जर में बढ़ते कोरोना के कहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से रैपिड टेस्ट कराए जा रहे हैं, जिससे कि संक्रमित हुए लोगों के संपर्क में आए लोगों का जल्द से जल्द संक्रमण का पता लगाया जा सके। झज्जर में 7 टीम लगाकर इन इलाकों में काम किया जा रहा है, जहां या तो कोरोना संक्रमित मर चुके हैं या तो जगह हॉटस्पॉट बने हुए हैं। इन जगहों पर लगातार स्वास्थ्य विभाग की ओर से रैपिड किट से टेस्ट किया जा रहा है। रोहतक में इनेलो नेता अभय चौटाला ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। अभय चौटाला ने कहा कि कोरोना को लेकर जो दावे सरकार कर रही है, उसका जवाब विधानसभा में मांगा जाएगा। अभय चौटाला ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने को लेकर सरकार को विधानसभा में जवाब देना होगा। उन्होंने मांग की है कि सरकार खर्चे को लेकर श्वेत पत्र लाए। सीएम के कांग्रेस को लेकर गंगाजल वाले बयान पर अभय चौटाला ने एतराज व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई किसी दलदल में लिप्त है तो क्या गंगाजल के नहाने से उनके सारे पाप धुल जाएंगे। बड़ौदा चुनाव को लेकर अभय चौटाला ने कहा कि जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी, इनेलो अपने प्रत्याशी का नाम घोषित कर देगी। उन्होंने ये भी कहा कि 15 जुलाई के बाद वो बड़ौदा विधानसभा के हर गांव का दौरा करेंगे। लोहारू के बिट्ठन और सेहर गांव के खेतों में टिड्डी दल का फसलों पर हमला देखने को मिला। मामले की सूचना मिलने के बाद आधी रात को ही कृषि मंत्री जेपी दलाल खुद बिट्ठन गांव पहुंच गए। डीसी और एसडीएम समेत प्रशासनिक अधिकारी पहले से मौके पर मौजूद थे। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पूरे प्रबंध के साथ टिड्डियों का सफाया किया जाए। कृषि मंत्री ने किसानों से सहयोग की अपील करते हुए भरोसा दिलाया कि टिड्डी दल से होने वाले नुकसान की भरपाई की जाएगी।
कृषि मंत्री दलाल ने यह भी कहा कि हरियाणा में जहां पर भी टिड्डियों ने हमला किया है वहां पर टिड्डियों की सफाई के लिए हरियाणा सरकार ने व्यापक स्तर पर इंतजाम किए हैं। कैथल में लगातार 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण घरों में पानी दाखिल हो गया है, लेकिन जिला प्रशासन अब भी मामले में बेपरवाह नजर आता है। बारिश और जलभराव की वजह से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिले में प्रशासन ने सीवरेज की सफाई को लेकर कोई कदम नहीं उठाए, जिसकी वजह से सीवरेज जाम से होने वाली परेशानियों से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। कुरुक्षेत्र के गांव हथीरा में लोगों ने सड़क के किनारे धान लगा प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया। लोग सड़क न बनने को लेकर प्रशासन के रवैये से परेशान हैं। लोगों ने कहा कि सड़क किनारे होगी धान से जो रुपए आएंगे उससे सड़क बनाई जाएगी। नाराज लोगों का यह भी कहना है कि जो रोड 10 से ज्यादा गांव को जोड़ती है उसी सड़क की हालत किसी खेत से कम नहीं है। इस हालत को देखते हुए गांव के लोगों ने यहां पर धान लगा दिया। लोगों का यह भी कहना है कि जब दर्जनों बार प्रशासन सरकार से आग्रह किया गया तो कोई सुनवाई नहीं हुई। उनका ये मकसद सरकार की जमीन पर कब्जा करना नहीं है, लेकिन सरकार सड़क बनाने को लेकर ध्यान दे। गृहमंत्री अमित शाह ने गुरुग्राम में आयोजित केंद्रीय सुरक्षा बलों की अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान में शिरकत की। तो इस दौरान गृहमंत्री ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि जवानों ने कोरोना के खिलाफ मजबूती से जंग लड़ी है। अमित शाह ने कहा कि सुरक्षा बलों की ताकत और हिम्मत पर देश को पूरा भरोसा है। उन्होंने प्रकृति पर संदेश देते हुए कहा कि हमें इसका संरक्षण करना चाहिए। अमित शाह ने कोरोना समेत तमाम चुनौतियों को लेकर पीएम मोदी की तारीफ भी की। शाह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने टिड्डियों को मारने वाली दवाइयों में पानी मिलाने को लेकर लैब की रिपोर्ट पर कहा कि कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी पर एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। कृषि मंत्री ने बेरोजगारी में हरियाणा के नंबर 1 वाली रिपोर्ट पर सफाई देते हुए कहा कि हरियाणा में ऐसी स्थिति नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा में केवल हरियाणा के ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेश के लोग भी रोजगार के लिए आते हैं। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि बीजेपी का एक साधारण कार्यकर्ता भी चुनाव जिता सकता है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वो फिर अपने नेता आजमा ले। सोनीपत से सांसद रमेश कौशिक ने हुड्डा के बड़ौदा चुनाव लड़ने के बयान पर चुटकी ली और कहा कि लोकसभा चुनाव हार कर भी हुड्डा का मन नहीं भरा, इसलिए वो बड़ौदा उपचुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। सांसद रमेश कौशिक ने सोनीपत के लोगों के लिए बड़ी सौगात की जानकारी देते हुए कहा कि 14 जुलाई को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम मनोहर लाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोनीपत से गुजरने वाले नेशनल हाईवे का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। सैलजा ने सरकार पर किसानों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। उन्होंने सरकार से पूछा कि अन्नदाताओं से आखिरकार धोखाधड़ी की। कुमारी सैलजा ने ट्विटर पर लिखा कि हरियाणा सरकार किसानों की समस्याओं के प्रति कितनी संजीदा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश में टिड्डी दल के हमले से बचाव के लिए मंगाए गए कीटनाशक ही नकली निकले। रोहतक में आपको बताएं कि जय भगवान पहलवान ने थामा इनेलो का दामन। अपने सैकड़ों साथियों के साथ इनेलो में हुए शामिल। अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में हुए इनेलो में शामिल। हरियाणा में 1100 गांवों में 1 करोड़ 25 लाख पेड़ लगाए जाएंगे, जिसके लिए कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इन सभी गांवों में कोविड विजय वाटिका स्थापित की जाएगी, जिनमें मेडिसिनल वैल्यू के पौधे लगाए जाएंगे। हरियाणा के वन एवं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जानकारी यमुनानगर के सहजादपुर में पौधारोपण की शुरुआत के बाद मीडिया से बातचीत के दरमियान दी। यमुनानगर में पौधारोपण की शुरुआत के बाद हरियाणा के वन एवं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि पहले ज्यादातर इलाकों में सफेदे के पेड़ लगाए जाते थे, जो 7 साल बाद काट दिए जाते थे। उन्होंने कहा कि अब फलदार पौधे लगाए जाएंगे जो कि 50 से 60 साल तक रहेंगे, जिससे पर्यावरण को सही करने का मौका मिलेगा। उन्होंने ये भी बताया कि पंचायती जमीनों पर लोगों के सहयोग से बाग लगाए जाएंगे। पलवल में साफ सफाई और बरसात के पानी की निकासी को लेकर विधायक दीपक मंगला ने शहर का दौरा किया। विधायक ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ शहर का दौरा किया, सख्त निर्देश दिए गए। उन्होंने ये भी कहा कि आगामी 17 जुलाई तक सभी विभाग के अधिकारी शहर की समस्याओं को लेकर आपसी तालमेल करें, ताकि शहर की सफाई हो और पानी निकासी की भी कोई समस्या न उत्पन्न हो। इसी दौरान नगर परिषद के एक्शन और ईओ आपस में ही विधायक के सामने भिड़ गए। जब कैमरे में अधिकारियों की कला कैद होने लगी तो विधायक और एसडीएम वहां से चलते बने।
शारीरिक शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर सोनीपत से सांसद रमेश कौशिक के घर का घेराव किया। अपनी मांगों को लेकर सांसद को ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन मिलने के बाद सांसद रमेश कौशिक ने शिक्षकों को आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार शिक्षकों की नौकरियों को लेकर गंभीर है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सांसद होने के नाते वो उनका समर्थन करते हैं। उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री से ड्यूटी बहाली की उन्होंने मांग की है। रमेश कौशिक ने कहा कि वो शिक्षकों के लिए आगे भी उनकी मांग पत्र के साथ अपने मत को सीएम तक भेजेंगे। कुरुक्षेत्र में बर्खास्त पीटीआई टीचर सांसद नायब सैनी के दरबार पहुंचे, जहां पर उन्होंने थाली बजाकर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही शिक्षकों ने अपनी मांगों का ज्ञापन भी सांसद को सौंपा। सांसद नायब सैनी ने शिक्षकों को आश्वस्त किया कि वो उनकी मांगों को सीएम तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी मांगों के प्रति नर्म रुख अपनाए हुए है और उनकी पीड़ा हमारी पीड़ा है। पंचकुला में भी पीटीआई टीचर्स का प्रदर्शन लगातार जारी है। शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर सेक्टर 2 में बीजेपी कार्यालय का घेराव किया। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया के नाम ज्ञापन दिया। शिक्षकों ने नौकरी बहाली की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा, महामंत्री हरिंदर मलिक ने ज्ञापन दिया। सिरसा में पीटीआई टीचर्स का प्रदर्शन जारी है, जिसके तहत शिक्षकों ने सांसद सुनीता दुग्गल के घर का घेराव किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। सांसद के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। धरनास्थल से नारेबाजी करते हुए सिरसा और फतेहाबाद के शारीरिक शिक्षकों ने बरनाला रोड पर रोष मार्च निकाला। प्रदेश भर में शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं, सांसदों के घरों का घेराव भी कर रहे हैं। भिवानी में बर्खास्त पीटीआई टीचर्स के समर्थन में उनके परिजनों और जन संगठन के साथ कर्मचारी संगठन ने धरना दिया। टीचर्स ने आज सांसदों के आवास के घेराव का कल ऐलान किया। इंद्री में ट्यूबवेल कनेक्शन जारी नहीं होने को लेकर दर्जन भर किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों ने इंद्री के गढ़ी बीरबल पावर हाउस पर बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गुस्साए किसानों ने कहा कि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो आंदोलन करने की तैयारी करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। रतिया में धान की फसल के लिए बिजली न मिलने पर किसान भड़क गए। दर्जनों किसानों ने बिजली विभाग के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने प्रदर्शन के दौरान बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। किसानों ने लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। गुरुग्राम के नामी निजी अस्पताल को कोरोना संक्रमित मरीज को 28 लाख का बिल थमाने के कारण स्वास्थ्य विभाग ने सो कॉज नोटिस जारी किया। अस्पताल ने 40 दिन के 28,76,000 रुपए का बिल मरीज के परिवार वालों को दे दिया। मरीज के परिजनों का ये कहना था कि इलाज के दौरान 17 लाख का बिल जमा करा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मरीज को डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा। दरअसल गुरुग्राम के सेक्टर 38 के एक अस्पताल में जसवंत सिंह की पत्नी की छाती में दर्द के कारण 1 जून को एडमिट किया गया था, जिसके बाद उन्हें आईसीयू वेंटिलेटर पर रखा गया। परिवार ने अस्पताल के कारनामे पर सवाल उठाए। गुरुग्राम के आलीशान एम्बुलेंस मॉल के निर्माण में अनियमितताओं को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दे दिए हैं। हाईकोर्ट ने सीबीआई को 6 महीने में जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा है। हाईकोर्ट ने सीबीआई निदेशक को 6 हफ्ते में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि 3 महीने में सील बंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट पेश की जाए। याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय को बताया कि गुरुग्राम लीला होटल और एम्बियंस मॉल हरियाणा एवं दिल्ली सीमा पर रजोखरी एयरफोर्स स्टेशन के साथ बना हुआ है। इसका काफी क्षेत्र रजोखरी आयुध डिपो के प्रतिबंधित दायरे में भी आता है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि सरकारी तंत्र के साथ सांठगांठ कर एम्बियंस मॉल का निर्माण किया गया। पूरा निर्माण करीब 65 एकड़ जमीन पर कमर्शियल और रिहायशी प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। महेंद्रगढ़ के पाडरी पनिहारा गांव के खेतों में टिड्डी दल ने हमला किया। प्रशासन ने स्प्रे कराकर टिड्डियों को रोकने की कोशिश की। किसान भी पूरे परिवार के साथ थाली और पीपा बजाकर टिड्डियों को भगाते हुए नजर आए। जेई अनिल यादव ने कहा कि प्रशासन ने 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के साथ 30 ट्रैक्टर से केमिकल का स्प्रे कराकर इन टिड्डियों से फसलों को बचाने की कोशिश की। टिड्डियों का मोर्टेलिटी रेट 70% के करीब है। किसानों का यह भी कहना है कि टिड्डियों के दल से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। ये बहुत कम मात्रा में ही केमिकल से खत्म हो पाई है। किसानों ने टिड्डियों से होने वाले नुकसान को लेकर निराशा जताई है। राजस्थान से हरियाणा में टिड्डी दल के आने के बाद किसानों की चिंताएं काफी बढ़ गई हैं। टिड्डी राजस्थान के गांव मलवानी से सिरसा पहुंचे हैं। कृषि विभाग लगातार टिड्डी दल पर नजर बनाए हुए है। जहां जहां भी टिड्डी दल पहुंच रहा है, वहां पर कृषि विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर किसानों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं।
कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों से कहा कि वो घबराएं नहीं बल्कि सतर्क रहें। कृषि अधिकारियों का ये भी कहना है कि टिड्डी दल राजस्थान के गांव मलवाड़ी की ओर से हवा के रुख के साथ बिछड़कर सिरसा की ओर पहुंचे हैं। उन्होंने किसानों को सतर्कता बरतने और कीटनाशक के छिड़काव करने के निर्देश दिए हैं। कृषि उप निदेशक बाबूलाल ने बताया कि टिड्डी दल के खतरे को भांपते हुए विभाग ने समुचित प्रबंध कर लिए हैं। कोसी और आसपास के गांव में टिड्डी दल का आतंक। किसान अपने खेतों में थाली, ढोल और डीजे बजाकर फसलों का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों का ये कहना है कि अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी हालात का जायजा लेने के लिए नहीं पहुंचा। 15 दिन पहले ही टिड्डी दल ने इस इलाके में फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया था। महेंद्रगढ़ के हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के गेट पर ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर धरना जारी रखा है। ग्रामीणों ने धरना स्थल पर वाइस चांसलर और प्रोफेसर राजेश मलिक के खिलाफ नारेबाजी भी की है। प्रदर्शनकारियों ने वाइस चांसलर और प्रोफेसर राजेश मलिक का पुतला दहन किया। ग्रामीणों ने कहा कि इस विश्वविद्यालय के लिए गांव जाट और पाली की 500 एकड़ जमीन दी गई थी। ग्रामीणों ने कहा कि उस समय लोगों को एक उम्मीद थी कि क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन की मनमानी के कारण यहां के स्थानीय लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि यहां पर भाई भतीजावाद के कारण बाहर के लोगों को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इसके भवन निर्माण से लेकर अनेक कार्यों के अंदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। कैथल के कॉलोनी में एक सिरफिरे आशिक ने अपनी विवाहित प्रेमिका और उसके परिवार पर तेल छिड़ककर आग लगा दी। आग से जलने से 13 साल की बच्ची की जान चली गई। आग में झुलसने के कारण विवाहित महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। इसके साथ ही पति भी आग में काफी झुलस गया, जिसका इलाज फिलहाल जारी है। बताया जा रहा है कि सिरफिरे आशिक की महिला के साथ पुराने संबंध थे, जिसके बाद वो उसके घर पहुंचा। किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हुई। कहासुनी के बाद उसने महिला के परिवार पर तेल छिड़ककर आग लगा दी। कैथल पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्कर के बाइक सहित काबू किया। गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी करनाल का रहने वाला है। आरोपी से पुलिस ने 1 किलो अफीम भी बरामद की, जिसकी कीमत बाजार में 2 लाख के करीब बताई जा रही है। कुरुक्षेत्र में गुरुद्वारा साहिब पातशाही छठी के मैनेजर अमरिंदर सिंह ने कहा कि गुरुद्वारे में कार्यक्रम के आयोजन को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का ऐसे किसी कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई कार्यक्रम गुरुद्वारे में नहीं रखा गया है। उन्होंने सिख संगत से अपील की कि वो अफवाहों से बचे। फैलाई जा रही अफवाहों को लेकर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया। करनाल में तेज आंधी और तूफान की वजह से बस स्टैंड पर लगी 4 बसेस के ऊपर पेड़ गिर गया। तेज तूफान की वजह से कई पेड़ टूटकर सड़क पर गिर गए। पेड़ गिरने से बिजली के खंभे भी टूट गए। तूफान की तबाही की वजह से क्षेत्र में घंटों तक बिजली गुल गई। क्रेन की मदद से पेड़ों को हटाकर घंटों बाद बिजली सप्लाई शुरू की गई। दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर एक घर में जा घुसा। हादसे के बाद ट्रक चालक और उसका साथी ट्रक के अंदर 3 घंटे तक फंसे रहे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन संसाधनों की कमी की वजह से पुलिस ट्रक ड्राइवर को निकालने में पूरी तरह से नाकाम नजर आई। स्थानीय लोगों की मदद से ट्रक ड्राइवर और उसके साथी को बचाया गया। गनीमत ये रही कि ट्रक घर के जिस कमरे में जा घुसा था उस कमरे में कोई मौजूद नहीं था। शुरुआती जांच में ये सामने आया कि ड्राइवर सो गया था और इसकी वजह से हादसा हुआ। पंचकुला में बच्चों ने अपनी पॉकेट मनी के रुपयों से गरीबों में दूध और कुछ जरूरी सामान बांटे। इन बच्चों ने अपनी एक एनजीओ बनाई है, जिसमें सभी अपनी पॉकेट मनी से पैसे बचाकर गरीबों की मदद करते हैं। पलवल के दिघौट गांव में सरकारी स्कूल का नाम शहीद आशीष तंवर के नाम पर किया गया। अब स्कूल को शहीद आशीष तंवर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के नाम से जाना जाएगा। आशीष तंवर वायुसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे। 2 जून 2019 को अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में भारतीय वायुसेना के AN-32 विमान के हादसे का शिकार होने की वजह से तंवर शहीद हो गए।
आशीष तंवर ने साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करने में अपने प्राणों का बलिदान दिया। पलवल के बेटे के नाम पर स्कूल का नाम रखने की सिफारिश सरकार से की गई थी।